सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर किशोरी रमन पीजी कॉलेज मथुरा। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है समाजशास्त्र का उद्भव, दैट इज़ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में किन किन चीज़ों का योगदान रहा। इसके पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। कई मित्र मेरे सोच रहे होंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक सूचना दे दूं आपको कि जैसे जैसे यूनिट्स ख़त्म होती जाएंगी तो हर यूनिट के बाद उस यूनिट से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, या तो क्वेश्चन पेपर पहले आ रखा होगा या जो भी मॉडल क्वेश्चन होंगे उसे मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट ख़त्म होते ही आपको सॉल्व करा दूं। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी किस प्रकार से है। देखिए, समाजशास्त्र का जो उद्भव है, इसके जो फैक्टर्स हैं इसे हम बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसके जो कारक हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला फैक्टर है इसे आप कह सकते हैं कि बौद्धिक कारक, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, और जो दूसरा कारक है इसे आप कह सकते हैं भौतिक कारक, मटेरियल फोर्सेस। देखिए, जो बौद्धिक कारक था उसमें मुख्य मुद्दे जो थे वो इस प्रकार से थे। सबसे पहली जो बात थी ये थी फ्रांसीसी क्रांति। और इसके पहले ही मुझे शामिल करना चाहिए था, हालांकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है ज्ञानोदय, दैट इज़ इनलाइटनमेंट। और एम फ्रांसिस अब्राहम एक विद्वान है, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि 4 प्रकार के बौद्धिक कारक थे। एक है मानवतावाद, दूसरा है अनुभववाद, एक है तर्कवाद, और अगली बात है आदर्शवाद। तो ये कुछ मुख्य मुद्दे थे बौद्धिक कारक के अंतर्गत। और जो भौतिक कारक, जो सबसे प्रमुख मुद्दा था, ये था औद्योगिक क्रांति का। और इसमें कई अलग अलग बातें थी जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपको तो ये पता ही होगा कि बेसिकली जो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस रहा, सोशियोलॉजी बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स थी, एक बौद्धिक प्रतिक्रिया थी। लेकिन इस बौद्धिक प्रतिक्रिया के पीछे जो फैक्टर्स काम कर रहे थे वो इस रूप में काम कर रहे थे। तो पहले देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसी कौन सी बात थी जो कि बौद्धिक कारक के रूप में कार्य कर रही थी। आपको पता ही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका आदर्श वाक्य 3 चीज़ों पर टिका हुआ था। जो आदर्श वाक्य में 3 बातें प्रमुख थी उसकी, ये थी विश्वबंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। ये 3 बातें थी जिस पे फ्रांस की क्रांति टिकी हुई थी। और इसके मूल में जो बात थी वो जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था उसका विरोध करना और एक नई व्यवस्था की स्थापना करना। क्योंकि पहले आपको पता ही होगा कि निरंकुश
निरंकुशतावाद काफ़ी हावी था। राज्य और धर्म, ये दोनों संस्थाएं आपस में ऐसा लगता था कि काफ़ी घुली मिली थी। किस प्रकार से आपको पता होगा कि चर्च का काफ़ी डोमिनेंस था पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो इसको लेकर के क्रांति की गई। तो कुल मिला के निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसने एक तत्कालीन समाज में, तत्कालीन यूरोप में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, एक अव्यवस्था का माहौल फैल गया था। और ऐसे माहौल में ऐसा सोचा जाना लाजमी था कि ये जो सोशल डिसऑर्डर की स्थिति आई है, इसका निपटारा किस प्रकार से किया जाए। तो इसके इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स के रूप में हमें सोशियोलॉजी दिखाई देती है। जो सेकंड चीज़ है ये है ज्ञानोदय, दैट इज़ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट में बेसिक बात क्या थी? इनलाइटनमेंट में जो बेसिक बात थी वो इस प्रकार से थी कि इसमें ऐसा माना जाता था कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, स्पेशली जो सोशल वर्ल्ड है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी व्याख्या भी हम कर सकते हैं। और इसके पीछे जो तर्क काम कर रहा था, वो तर्क क्या काम कर रहा था? वो तर्क ये काम कर रहा था कि नेचुरल साइंसेस का डोमिनेंस था उस समय, और नेचुरल साइंसेस में ऐसी बात थी कि कुछ निश्चित नियम के आधार पे हम व्याख्या कर सकते हैं। तो ऐसा माना गया कि जब नेचुरल फिनोमेना की व्याख्या की जा सकती है उस आधार पे, तो सोशल फिनोमेना की व्याख्या भी इस आधार पे पॉसिबल है। तो ये थी इनलाइटनमेंट वाली बात। अब जो चार बातें बताई है इन्होंने, ये एम फ्रांसिस अब्राहम हैं जिन्होंने चार बातें बताई हैं। पहला है मानवतावाद। इसका तात्पर्य ये है कि जो तत्कालीन यूरोपीय समाज था उसमें एक विचारधारा ऐसी पनपी जिसमें तमाम प्रकार की समस्याएं उभरी, और एक ऐसा माना गया कि समस्याओं के केंद्र में एक जो है एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। और इसी आधार पे मानवतावाद के बारे में कुछ बातें स्वीकार की गई थी। अनुभववाद, इसका तात्पर्य ये है कि हमारा जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो भी ज्ञान है, इसे हम अपने जो सेंसेस हैं उससे जो अनुभव करते हैं उसके आधार पर प्राप्त कर पाते हैं। जो तर्कवाद है, इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो हमें उस तर्क के आधार पर घटना की व्याख्या करनी चाहिए। और इसी प्रकार से आदर्शवाद का कहना क्या है? आदर्शवाद, जिसके पुरोधा आपको पता ही होगा कि हीगल माने जाते हैं। आदर्शवाद का कहना ये है कि किसी भी चीज़ की रचना में विचार सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात आदर्शवाद के केंद्र बिंदु, जब इनका जो केंद्र है वो क्या है? इनका केंद्र विचार है, जो थॉट है। और इनका मानना ये है कि जो सबसे अधिक स्थायी चीज़ है वो विचार है। तो हमें यदि वास्तविकता को समझना है तो हमें विचार से वास्तविकता की ओर चलना होगा। ये आदर्शवाद का मूल तर्क है। अगली बात हम देखें, जो भौतिक कारक है, भौतिक कारक में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी ये थी औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति में ऐसी कौन सी बात थी? सबसे पहली बात देखिए आप, औद्योगिक क्रांति के कई सारे एस्पेक्ट हैं। ऐसा लगता है पहली दफ़ा कि औद्योगिक क्रांति का टारगेट तो वैसे बेसिकली ये था कि लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, लेकिन ये तो इसका आर्थिक पहलू था। लेकिन इसके जो सोशल इम्प्लीकेशंस थे, जो इसके सामाजिक निहितार्थ थे, वो काफ़ी गहरे थे, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल करके सामने आई जिन्होंने एक मटेरियल फोर्स का काम किया, एक भौतिक कारक का काम किया। तो आप देखते हैं क्या क्या बातें थी इसमें। पहली बात ये है कि इसमें मानव श्रम जो है, इसका स्थान किसने ले लिया? इसका स्थान मशीनों ने ले लिया। कहना तो बहुत बड़ा आसान है कि भाई मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया, लेकिन इसके पीछे जो बहुत सारी चीज़ें सामने उभर करके आगे आती हैं वो आप देख सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? फिर सामाजिक संबंधों में बदलाव आएगा, सोशल रिलेशंस में बदलाव आएगा। और ये संबंध कैसे हो जाएंगे? अब संबंध जो पहले अनौपचारिक तरीके के थे उसके स्थान पर अब संबंध कैसे हो जाएंगे? औपचारिक प्रकार के हो जाएंगे। ये पहली बात। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति की वजह से एक
फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, एक कारखाना प्रणाली का विकास हुआ, और जो कारखाना प्रणाली का विकास हुआ उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली। आप देखें, जो कारखाना व्यवस्था आई, जो फैक्ट्री सिस्टम आया, उसमें जो श्रम का विभाजन था इसमें अब बदलाव आ गया। इसके अतिरिक्त नया वर्ग व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। क्यों नई वर्ग व्यवस्था इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इसका कारण ये है, इसका कारण है पूंजीवादी व्यवस्था का आविर्भाव हो चुका था, उद्भव हो चुका था, जिसकी वजह से अब जो विस्तार हो रहा था, जो उद्योगों का विस्तार हो रहा था, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए कई नए प्रकार के लोगों की आवश्यकता थी जो उसे मैनेज कर पाएँ। और पूंजीवन, फॉर एग्जांपल बैंकरों, नए प्रकार के पूंजीपतियों, ये सारे नए प्रकार के वर्ग आपको दिखाई दिए। इसी के साथ ही साथ नगरीकरण की दर बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि नगरों का अस्तित्व इसके पहले नहीं था। औद्योगिक क्रांति के पहले भी नगरों का स्वरूप था, नगर मौजूद थे, लेकिन जो स्वरूप उसका दिखाई देता है उसकी प्रकृति एक अलग प्रकार की थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति की वजह से अब एक दूसरे प्रकार का स्वरूप आपको दिखाई दिया। और वो कैसा था? उसमें समस्यात्मक पहलू ज़्यादा थे। क्यों? इसलिए क्योंकि रोज़गार की तलाश में अब लोग नगरों में जाना प्रारंभ किए, तो नगरों में कई प्रकार की समस्याएं उभरी, स्पेशली आवास, पर्यावरण के मुद्दे और इसी प्रकार से अन्य कई मुद्दे आपको देखने को मिले। एक और चीज़ आपको देखने को मिली कि पूंजीपति जो थे वो श्रमिकों का शोषण करने लगे। अतः अब ऐसा हुआ कि जो श्रमिकों का जो कल्याण था वो अब अध्ययन के केंद्र में आ गया। अर्थात जो श्रमिकों का नैतिक कल्याण होना चाहिए वो अध्ययन का विषय बन गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति थी इसने कई प्रकार के नई चीज़ों को जन्म दिया। कुल मिला के यदि आप कहें तो जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थे और जो सोशल फोर्सेस थे, इन दोनों ने मिल करके एक भी सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थे या जो मटेरियल फोर्सेस थे, इन्होंने आखिर किया क्या? ऐसी कौन सी बात की? भाई ठीक है, सारा बदलाव हुआ, लेकिन इन सब बदलावों से सोशियोलॉजी का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या जुड़ाव है? तो देखिए दोस्तों, कनेक्टिविटी इस बात में निहित है कि इन दोनों प्रकार के फोर्सेस ने बेसिकली किया क्या? जो सोशल ऑर्डर था पहले का, जो सामाजिक व्यवस्था थी पहले की, उस पर क्या किया? उस पर अटैक किया। ठीक है, उस पर क्या किया? उस पर अटैक किया। तो अब सोशल ऑर्डर पे क्या आ गया? एक संकट की स्थिति आ गई। तो जब सोशल ऑर्डर पे एक संकट की स्थिति आ गई तो अब सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, वो एक बड़ा मुद्दा था। सामाजिक पुनर्निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, वो एक बड़ा मुद्दा था। और इसी मुद्दे के केंद्र में ये बात निहित थी कि उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक अलग अलग विषय होना चाहिए जो इन सारे प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तरीके से डील कर पाए, और इन्हीं सब के इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स के रूप में हमें समाजशास्त्र दिखाई देता है। थैंक यू।